सियासतदानों और सियासी दल निशाने पर थे। ये आप कांग्रेस ऑफिस का दफ्तर देख रहे हैं। नेपाल कांग्रेस के ऑफिस में भी आगजनी की गई है, उनका दफ्तर फूंक दिया गया। पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि पहली बार डिजिटल पीढ़ी ने ऐसी ताकत दिखाई कि देश सुलग उठा। नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13 से 28 साल के युवाओं ने सरकार गिरा दी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और चंद घंटे के भीतर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते नेपाल के 7 प्रदेश और 77 जिलों में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई। भारत के पड़ोस में आग लगी है और इसके पीछे वो युवा हैं जो नेपाल में सिस्टम सुधारना चाहते हैं और इसके लिए पहली बार में तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए जरा नेपाल में हालात क्या है। आप देख रहे हैं पीएम केपी ओली जो कि इस्तीफा दे चुके हैं और ये हालात है संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास सब जला दिया। जिस संसद से नेपाल में सरकार चलती थी, प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले कर दिया है। दरअसल नेपाल का नया संसद भवन 2022 में काठमांडू में बना। यह भूकंप रोधी और देश की सबसे सुरक्षित इमारत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा टारगेट यह संसद हुई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी है। साथ ही यह अगली तस्वीर देखिए जरा। किसी देश का राष्ट्रपति भवन सबसे सुरक्षित किला होता है। नेपाल का आलीशान राष्ट्रपति भवन 13 एकड़ में फैला हुआ है, जहां हर वक्त हथियारबंद हाईटेक सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए और उन्हें भी खदेड़ दिया और फिर नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और बाद में नेपाल के राष्ट्रपति भवन को फूंक डाला है। यह स्थिति राष्ट्रपति भवन की थी। नेपाल में जो पीएम हाउस सत्ता का केंद्र था, पीएम केपी ओली के उस घर पर प्रदर्शनकारी घुसे और जनरल जबरन नेपाल के पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री के निजी और सरकारी दोनों घर फूंक डाले हैं। यह स्थिति है नेपाल की। इसके अलावा देखिए विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की फिराक में थे, मंत्री हैं, लेकिन अचानक एक गली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद इनकी पिटाई कर दी। नेपाल के वित्त मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और फिर पकड़कर इन्हें अपने साथ कहीं ले गए हैं। यह स्थिति थी मंत्री की। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने दीपक के घर में अंदर घुसकर लाखों नेपाली रुपए बरामद की और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन रुपयों को हवा में उड़ा दिया है। यह स्थिति थी मंत्री की। गुस्साई भीड़ ने पूर्व पीएम शेर बहादुर को भी निशाना बनाया। ये शेर बहादुर ने देखने देवबा के घर पहुंचे, घुसकर इनके साथ मारपीट की और हमला किया। प्रदर्शनकारियों के हमले से देवबा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ये था हाल। अब आपको बताऊं कि ये जो हालात थे, ये हालत डराने वाली। जरा सुनिए प्रदर्शनकारियों को, वो कितने गुस्से में है और क्या कुछ कर गुजरने की बात कर रहे हैं। केपी ओली नहीं चाहिए। केपी ओली जहाँ पे है ना उसको मार डालेंगे। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। प्रसार बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया हमारा देश में। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। आप में गुस्सा है अभी? हम लोग का गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है ना हम लोग का, ये कुछ नहीं है। हम मारने के भी हम लोग तैयार है। नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। नेपाल में क्या कर रहा है ना, सोशल मीडिया बंद करने के बाद नेपाल के पब्लिक जो है वो आक्रोशित हो रहा है। ये नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है, करप्टेड गवर्नमेंट है। इसके लिए हम लोग एकजुट हो रहा है। आज तक क्या कर रहे थे, देश के युवा लोग, हमारे दोस्त लोग साइड में हेडशॉट खा के मर रहे थे। इसको विचारधारा है और पूंजीवादी विचारधारा है, इनका अंत्य होना होगा। स्टूडेंट को मारना चाहिए, किसी को भी मारने का हक किसी को भी नहीं। अगर मारना है तो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा गोली चलाना पड़ेगा। तो ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो नेता लोग का घमंड से टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। ट्रेन को नेपाल पुलिस ने
गोली मारा, सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं, जेएनजी का मांग है यूथ। युवाओं का गुस्सा आपने देख लिया। अब सोचिए जैसे भारत में प्रधानमंत्री आवास है और उसके आसपास मंत्रियों के घर हैं, वैसे ही सिंह दरबार है। सिंह दरबार नेपाल में है, उस सिंह दरबार को फूंक दिया, सुरक्षा कर्मियों से बंदूकें छीन लिए, राइफल छीन लिए। ये आप देख रहे हैं, इन युवाओं ने हाथों में बंदूक ले रखी है, ये पुलिस की बंदूक है, पुलिस की राइफल है। और यहां ज्यादातर मंत्रियों के घर थे, उन सारे घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहां घुसकर तोड़फोड़ की है। तो नेपाल में टारगेट पर पीएम, पूर्व पीएम, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टियां। एक चेहरा जिसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बखूबी पहचानते हैं वो है प्रचंड कमल दहल, ये भी पूर्व पीएम है। इनके घर भी उपद्रवी घुस गए प्रदर्शनकारी, तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली। इनके घर में भी तोड़फोड़ की है। ये प्रचंड कमल दहल का घर है, ये पूर्व पीएम है नेपाल के। इनके घर पर पत्थर चलाए और देखिए ये जो बम फेंका है, पेट्रोल बम है, बोतल से उछाला है। तो प्रदर्शनकारी सिर्फ मंत्री नहीं, पुलिस को भी दौड़ा रहे हैं। पुलिस को दौड़ा लिया, पत्थर लेकर पुलिस भाग रही है। और उसके बाद देखिए हिल्टन होटल, 5 स्टार होटल में आग लगा दी है। ये हिल्टन होटल है, वहां का बड़ा है होटल, प्रसिद्ध और मशहूर। उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए और फूंक दिया उसे। देखिए जरा, लगभग नेपाल के हर जिले में यही हाल है। 7 प्रदेश के 77 जिले सुलग रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जिले हैं ये मैं आपको बताऊं। ये नेपाल का नक्शा आप देख रहे हैं, ये नेपाल के नक्शे में उन जिलों को आप देख रहे हैं, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, वीरगंज, काठमांडू, इटहरी और दमक। इन जगहों पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आगजनी हो रही है। जो प्रदर्शनकारी ने गोली खाई है उसे सुनिए जरा, गोली खाने के बाद वो क्या कह रहा है। मैं नेपाली में भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, जैसा तुम चाहो मैं वैसा बोल सकता हूँ। मैंने अपनी छाती पर गोली खाई है, मेरे कपड़ों पर खून के ये निशान देखो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम सब साथ खड़े हैं। ये जेएनजी का दौर है, जेएनजी आप हमारे साथ हो ना, कोई गोली हमें रोक नहीं सकती। हम लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। We are gonna stand together, every single one of them. Are you with me? ये युवाओं को आपने देख लिया, लेकिन देखिए जिस सिंह दरबार में मंत्रियों के घर हैं उसे भी फूंक दिया गया। अभी रात की तस्वीर आ रही है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। इस सिंह दरबार में यही मिनिस्टर्स बैठते थे, उसे पूरी तरह से जला दिया है। चारों तरफ आग के शोले आपको नजर आ रहे हैं। रात का वक्त है, अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, यानी रात में भी प्रदर्शनकारी अलग अलग ठिकानों पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री कहां चले गए। केपी ओली, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं केपी ओली की, यह है केपी ओली की तस्वीर।
ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। जैसे ही इनके घर पर हमला हुआ, फौरन इन्होंने नेपाल छोड़ने की कोशिश की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आर्मी का हेलीकॉप्टर इनके लिए लगा था। अगर आपको याद हो, इसी तरह की तस्वीर आई थी जब बांग्लादेश से शेख हसीना निकली थी। इसी तरह हेलीकॉप्टर खड़ा था, शेख हसीना बैठी और फिर भारत आ गई। लेकिन नेपाल के पीएम कहां हैं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर केपी ओली का क्या होगा। इस्तीफा वो दे चुके हैं, हालत लगातार खराब होती चली जा रही। नेपाल जल रहा था और पीएम ओली पद ना छोड़ने पर अड़े हुए थे। देश में बवाल और 20 की मौत के बाद भी ओली झुकने को तैयार नहीं थे। जेन जी के हिंसक आंदोलन के बाद नेपाली पीएम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले ओली ने सेना से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी, तो सेना ने साफ कह दिया कि पहले कुर्सी छोड़ो फिर सोचेंगे। जब दबाव बढ़ा और खुद ओली के घर पर हमला होने लगा, तो वो कुर्सी और काठमांडू दोनों छोड़ने को तैयार हो गए। सेना के हेलीकॉप्टर में ओली काठमांडू से भागते नजर आए। कहा जा रहा है कि ओली दुबई या किसी और देश चले गए। ओली का सियासी सफर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ। यह उनके घर की तस्वीर जिसे आग लगा दी गई। राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। 1973 से 87 तक आंदोलन के आरोप में जेल में भी रहे। जेल से निकलते ही सियासत में और सक्रिय हो गए। ओली 10 साल के अंदर 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ओली को चीन का करीबी और भारत विरोधी माना जाता है। आरोप है कि वो चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगे रहे। नेपाल में चीनी कंपनियों से डील कर उन्होंने खूब पैसा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए मिला है और इसी से ओली को हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। मतलब नेपाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ओली की संपत्ति बढ़ती गई। आंदोलन के बाद ओली के आधा दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक और जल मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। युवा एवं खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने भी पद छोड़ दिया। यानी तड़ातड़ एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। इस इस्तीफे के बाद अब सुनिए जरा पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब क्या कह रहे हैं। नेपाल में भी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था, जो इतना ज़्यादा जो जेनजी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया है, वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है। जिस जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था और वो देख रहे थे जो कितना करप्शन है, नेता हैं और अफसरान हैं, किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं और जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब गुस्सा, ये सब रोष उनमें फैल रहा था और ये जैसे एक आखिरी तिनके की बात थी जो, और इससे जो भी बांध था, सब्र का जो बांध था, वो एकदम टूट पड़ा। सज्जनार साहब कह रहे हैं सब्र का बांध टूट पड़ा और सब्र का बांध ऐसा टूटा कि पूरा देश जल उठा है।